नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बाहर से देखने पर सफल था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन अंदर से वो एक ऐसे गहरे अवसाद और निरंतर चिंता की स्थिति में जी रहा था कि वो लगभग असहनीय हो चुका था। कई सालों तक वो इस पीड़ा के साथ जिया। फिर एक रात 29 साल की उम्र में उसका दुख अपने चरम पर पहुंच गया। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता। ये एक ऐसा विचार था जो उसे आत्महत्या के कगार पर ले आया था। लेकिन फिर अचानक उस गहरे अंधकार में एक और विचार कौंधा, एक अजीब सा सवाल। अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब है कि यहां दो हैं, एक मैं और एक स्वयं जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। तो फिर इन दोनों में से असली कौन है? यह सवाल इतना गहरा और चौंकाने वाला था कि एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बस एक खालीपन। और उस खालीपन में उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगले सुबह जब वो उठा तो दुनिया बिल्कुल नई लग रही थी। ट्रैफिक का शोर, पक्षियों का चहचहाना, हर चीज चमत्कारी और जीवंत लग रही थी। उसके अंदर का वो भारी, दुखी स्वयं गायब हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ एक उपस्थिति, एक होने का एहसास बचा था। ये कहानी है एकार्ट टोले की और यह अनुभव उस किताब का जन्म था जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया, द पावर ऑफ नाउ। ये किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी सत्य से परिचित कराती है कि हमारी सारी पीड़ा, हमारी सारी चिंता और हमारा सारा दुख हमारे अपने मन की उपज है। हम अपनी समस्याओं में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम अपने मन के साथ, अपने विचारों के साथ पूरी तरह से पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाइड। हम ये मानने की गलती करते हैं कि हम वो ही हैं जो हमारा मन कहता है। टोले इस किताब में हमें इसी जेल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं और वो रास्ता है वर्तमान क्षण, यानी अभी की शक्ति को पहचानना। इस किताब का पहला और सबसे मौलिक सिद्धांत है, आप आपका मन नहीं है, यू आर नॉट योर माइंड। हमारे सिर के अंदर लगातार एक आवाज चलती रहती है, एक निरंतर कमेंट्री, जजमेंट और विश्लेषण। ये आवाज कभी चुप ही नहीं होती। ये अतीत की घटनाओं पर पछतावा करती है और भविष्य के बारे में चिंता करती है। हम इस आवाज के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम इस आवाज से अलग हैं। हम सोचने वाले के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। टोले कहते हैं कि स्वतंत्रता की शुरुआत इसी एहसास से होती है कि आप सोचने वाले नहीं हैं, बल्कि आप उस सोचने वाले को देखने वाले, उसके साक्षी यानी विटनेस हैं। जिस क्षण आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, एक उच्च स्तर की चेतना सक्रिय हो जाती है। आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि विचार के परे भी एक विशाल बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है और विचार उस बुद्धिमत्ता का केवल एक छोटा सा पहलू है। आप जागना शुरू कर देते हैं। ये किताब हमें इसी जागृति की ओर ले जाने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने मन के गुलाम बनने के बजाय उसके मास्टर यानी स्वामी बन सकते हैं और कैसे हम उस आंतरिक शांति और आनंद को पा सकते हैं जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद है, बस हमारे विचारों के शोर के नीचे छिपा हुआ है। एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि हम अपने मन की निरंतर बकबक से अलग हैं, तो अगला सवाल उठता है, ये बकबक आती कहाँ से है और ये हमें इतना दुखी क्यों करती है? इसका जवाब एकार्ट टोले के दूसरे महान सिद्धांत में छिपा है, समय का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ टाइम। टोले हमें दो तरह के समय के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। पहला है घड़ी का समय। ये समय व्यवहारिक है और हमें दुनिया में काम करने में मदद करता है। हमें अपॉइंटमेंट सेट करने, लक्ष्य बनाने और अपने दिन की योजना बनाने के लिए घड़ी के समय की जरूरत होती है। ये एक उपयोगी उपकरण है। लेकिन एक दूसरा समय भी है जिसे टोले मनोवैज्ञानिक समय कहते हैं। ये हमारे मन द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। ये अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं का एक निरंतर बोझ है। मनोवैज्ञानिक समय तब पैदा होता है जब हम अतीत की घटनाओं पर लगातार सोचते रहते हैं, अपनी गलतियों पर पछतावा करते हैं, पुरानी चोटों को याद करते हैं या फिर भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूं? हमारी सारी नकारात्मकता और पीड़ा इसी मनोवैज्ञानिक समय में निहित है। टोले एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं,
अतीत और भविष्य का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अतीत बस यादों का एक संग्रह है जो केवल अभी में मौजूद है जब आप उसके बारे में सोचते हैं, और भविष्य बस एक कल्पना है जो केवल अभी में मौजूद है जब आप उसकी कल्पना करते हैं। एकमात्र चीज जो वास्तव में मौजूद है, जो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, वो है वर्तमान क्षण, द नाउ। आपका पूरा जीवन इसी एक क्षण में घटित होता है। जीवन हमेशा अभी है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अभी के अलावा किसी और समय में कुछ भी अनुभव किया है? आप जो कुछ भी करते हैं, महसूस करते हैं या सोचते हैं, वो हमेशा अभी में ही होता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अभी में सोच रहे होते हैं। जब आप भविष्य की योजना बनाते हैं तो आप उसे अभी में बना रहे होते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा मन अभी में रहना पसंद नहीं करता। वो लगातार मनोवैज्ञानिक समय में भागता रहता है। वो अतीत से अपनी पहचान बनाता है और भविष्य में मोक्ष या पूर्णता की तलाश करता है। वो आपको ये विश्वास दिलाता है कि वर्तमान क्षण में कुछ कमी है और असली खुशी या समाधान भविष्य में किसी बिंदु पर मिलेगा। जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे, जब आपको प्रमोशन मिल जाएगा, जब आप शादी कर लेंगे या फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा वादा है जो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जब भविष्य आता है तो वो एक और वर्तमान क्षण के रूप में ही आता है। और अगर आपका मन हमेशा अगले क्षण की तलाश में रहता है तो आप कभी भी उस क्षण का आनंद नहीं ले पाएंगे जो आपके सामने है। आप हमेशा के लिए एक असंतुष्ट खोज में फंसे रहेंगे। टोले हमें जानवरों और पौधों का उदाहरण देते हैं। एक पेड़ या एक बिल्ली अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करते। वे बस अभी में मौजूद हैं, अपने होने, बीइंग की स्थिति में, और इसी वजह से वो एक गहरी शांति और गरिमा के साथ जीते हैं। हम इंसानों ने इस क्षमता को खो दिया है क्योंकि हमारा मन हमें लगातार समय के भ्रम में फंसाए रखता है। इस भ्रम से बाहर निकलने का तरीका है अपने मन को अभी में वापस लाना। जब भी आप खुद को अतीत के बारे में पछताते हुए या भविष्य के बारे में चिंता करते हुए पाएं, तो बस अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में वापस ले आए। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें या अपने आसपास की ध्वनियों को सुनें। ये अभ्यास धीरे धीरे आपको मनोवैज्ञानिक समय की पकड़ से मुक्त करेगा और आपको उस एकमात्र स्थान पर वापस लाएगा जहां सच्ची शक्ति, सच्ची शांति और सच्चा जीवन मौजूद है। और वो स्थान है अभी। जब हम मनोवैज्ञानिक समय के भ्रम में फंसे होते हैं तो हमारा मन एक झूठी पहचान का निर्माण करता है। ये पहचान हमारे अतीत की कहानियों, हमारी सफलताओं और असफलताओं, हमारी भूमिकाओं जैसे माँ, पिता, डॉक्टर, इंजीनियर और हमारी संपत्ति पर आधारित होती है। एखार्ट टोले इस मन निर्मित झूठी पहचान को अहंकार यानी ईगो कहते हैं। अहंकार ही हमारी पीड़ा का मूल कारण है और उसे समझना अभी की शक्ति को अनलॉक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकार क्या है? ये आपके मन के साथ आपकी पूर्ण पहचान है। ये वो मैं है जो लगातार सोचता है, महसूस करता है और प्रतिक्रिया करता है। ये वो छोटा मैं है जो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता है। टोले कहते हैं कि अहंकार आपका सच्चा स्व यानी ट्रू सेल्फ नहीं है, क्योंकि ये केवल बाहरी स्रोतों पर ही जीवित रह सकता है। ये अतीत से अपनी पहचान खींचता है, मैं कौन हूं मेरे पिछले अनुभवों के आधार पर, और भविष्य में अपनी पूर्णता की तलाश करता है, मैं कौन बनना चाहता हूं। अहंकार कभी भी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि अभी में उसे अपनी पहचान बनाने के लिए कोई कहानी नहीं मिलती। अहंकार की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ये हमेशा असंतुष्ट रहता है। अहंकार को हमेशा कुछ और चाहिए होता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा ध्यान। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि उसकी पहचान कमी की भावना पर आधारित है। उसे हमेशा लगता है कि कुछ गायब है। ये तुलना और प्रतिस्पर्धा पर जीता है। अहंकार हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है। वो या तो खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करना चाहता है यानी श्रेष्ठता, या दूसरों से कम महसूस करता है यानी हीनता। ये लगातार संघर्ष और संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। ये हमेशा सही होना चाहता है। अहंकार के लिए गलत होना मरने के बराबर है, इसलिए वो अपनी राय और विश्वासों से बहुत मजबूती से चिपका रहता है और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। ये रिश्तों में बहुत सारे संघर्षों को जन्म देता है। ये हमेशा शिकायत और नाराजगी को पकड़कर रखता है। अहंकार दूसरों की गलतियों को याद रखकर और शिकायत करके खुद को मजबूत महसूस करता है। ये उसे एक शिकार की पहचान देता है जो उसे सही और दूसरे को गलत महसूस कराता है। जब तक हम अहंकार के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं, हम कभी भी सच्ची शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर सकते।
हम हमेशा एक रोलर कोस्टर की सवारी पर रहेंगे जहां हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं और लोगों की राय से नियंत्रित होंगी। तो इस अहंकार से कैसे मुक्त हों? इसका जवाब फिर से जागरूकता में है। आपको अहंकार को लड़कर या दबाकर खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस उसे देखना है। आपको अपने अंदर अहंकार के पैटर्न को पहचानना सीखना होगा। जब आप खुद को किसी से तुलना करते हुए, किसी की आलोचना करते हुए या सही होने की जरूरत महसूस करते हुए पाते हैं, तो बस उस पैटर्न को बिना किसी निर्णय के देखें। जिस क्षण आप अहंकार को देखते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं। अब आप अहंकार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो अहंकार को देख रही है। और अहंकार केवल अचेतन अवस्था में ही जीवित रह सकता है। जब आप उस पर जागरूकता की रोशनी डालते हैं तो वो कमजोर होने लगता है और अपनी पकड़ खो देता है। ये प्रक्रिया अहंकार से मुक्ति यानी डिसआइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द ईगो कहलाती है। ये एक सतत अभ्यास है। अहंकार बार बार वापस आने की कोशिश करेगा, खासकर तब जब उसे चुनौती दी जाती है। लेकिन हर बार जब आप उसे पहचानते हैं और उसे देखने का चुनाव करते हैं, तो आप अपनी सच्ची पहचान यानी अपनी चेतना में और ज़्यादा मजबूती से स्थापित हो जाते हैं। आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं या अपने जीवन कहानी से कहीं ज़्यादा गहरे और विशाल हैं। आप अपने होने यानी बीइंग के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, जो आपकी अविनाशी और शाश्वत वास्तविकता है। और इसी जुड़ाव में सच्ची स्वतंत्रता और शांति निहित है। हमने ये समझ लिया है कि हमारा मन और उसका बनाया हुआ अहंकार हमारी पीड़ा का स्रोत है। हमने ये भी जान लिया है कि इस पीड़ा से मुक्ति का रास्ता वर्तमान क्षण में है। लेकिन ये सब सैद्धांतिक ज्ञान है। सवाल ये है कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें। हम अपने मन के निरंतर शोर से कैसे बाहर निकलें और अभी की शांति में कैसे प्रवेश करें। एकार्ट टोले हमें इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सिखाते हैं। सोचने वाले को देखना यानी वॉचिंग द थिंकर। ये अभ्यास ही इस पूरी किताब का व्यावहारिक आधार है। ये वो पहला कदम है जो आपको अपने मन की गुलामी से मुक्त करा सकता है। सोचने वाले को देखने का मतलब है अपने सिर के अंदर चलने वाली आवाज को सुनना शुरू करना, जितनी बार हो सके। उन दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न पर विशेष ध्यान दें। वो पुरानी ऑडियो टेप जो शायद सालों से आपके दिमाग में चल रही है। ये अभ्यास कैसा दिखता है? कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को आने और जाने दें। लेकिन इस बार एक छोटा सा बदलाव करें। अपने विचारों में उलझने के बजाय एक कदम पीछे हटें और उन्हें एक तटस्थ साक्षी की तरह देखें। कल्पना कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में अकेले बैठे हैं और आपके विचार स्क्रीन पर फिल्मों की तरह चल रहे हैं। आप बस उन्हें देख रहे हैं। जब आप इस आवाज को सुनते हैं तो उसे निष्पक्ष रूप से सुनें, यानी जो आप सुन रहे हैं उसका न्याय या निंदा ना करें। ऐसा करने का मतलब होगा कि वही आवाज पिछले दरवाजे से फिर से अंदर आ गई है। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि वहां आवाज है और यहां मैं उसे सुन रहा हूं, उसे देख रहा हूं। ये मैं हूं का एहसास, आपकी अपनी उपस्थिति का ये एहसास कोई विचार नहीं है। ये मन के परे से उत्पन्न होता है। तो जब आप एक विचार को सुनते हैं तो आप ना केवल विचार के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी जागरूक होते हैं। चेतना का एक नया आयाम आ गया है। जैसे ही आप विचार को सुनते हैं, आप अपने गहरे स्व को विचार के पीछे या नीचे एक सचेतन उपस्थिति के रूप में महसूस करते हैं। तब विचार अपनी शक्ति खो देता है और जल्द ही शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप मन को अपनी पहचान देकर उसे ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। ये अनैच्छिक और बाध्यकारी सोच के अंत की शुरुआत है। जब कोई विचार शांत हो जाता है तो आप मानसिक धारा में रुकावट का अनुभव करते हैं, यानी नो माइंड का एक अंतराल। पहले ये अंतराल छोटे होंगे, शायद कुछ सेकंड्स के, लेकिन धीरे धीरे ये लंबे होते जाएंगे। जब ये अंतराल होते हैं तो आप अपने अंदर एक निश्चित शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। ये होने यानी बीइंग के साथ आपकी महसूस की गई एकता की प्राकृतिक अवस्था की शुरुआत है, जो आमतौर पर मन द्वारा अस्पष्ट कर दी जाती है। अभ्यास के साथ शांति और स्थिरता की गहराई गहरी होती जाएगी। वास्तव में इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। आप अपने भीतर से उठने वाले आनंद का एक सूक्ष्म उत्सर्जन भी महसूस करेंगे। होने का आनंद। यह अभ्यास केवल ध्यान के दौरान ही नहीं करना है, आप इसे अपने दैनिक जीवन में किसी भी समय कर सकते हैं।
जब आप ट्रैफिक में फंसे हों, जब आप लाइन में इंतजार कर रहे हों या जब आप कोई साधारण काम कर रहे हों, तो बस अपने मन की बकबक को सुनना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपका मन ज्यादातर समय या तो अतीत के बारे में शिकायत कर रहा होता है या भविष्य के बारे में चिंता कर रहा होता है। बस इसे देखें। ये अभ्यास आपको दो महत्वपूर्ण चीजें सिखाता है। पहला, ये आपको दिखाता है कि आपके ज्यादातर विचार दोहराए जाने वाले, व्यर्थ और अक्सर नकारात्मक होते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके और आपके विचारों के बीच एक दूरी पैदा करता है। आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप वो आवाज नहीं हैं, आप वो चेतना है जो उस आवाज को सुन रही है। और इसी एहसास में सच्ची आजादी है। ये आपको अपने विचारों को बहुत गंभीरता से लेना बंद करने की अनुमति देता है। आप उन्हें बस गुजरते हुए बादलों की तरह देख सकते हैं, ये जानते हुए कि वो आपकी असली पहचान नहीं है। ये अभ्यास आपके जीवन में गहरी शांति और सहजता लाएगा, क्योंकि अब आप अपने मन के हर उतार चढ़ाव के साथ नहीं बहेंगे। आप एक शांत केंद्र में स्थापित हो जाएंगे जो आपके विचारों के तूफानों से अप्रभावित रहता है। जब हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे विचारों के अलावा हमारे अंदर एक और शक्तिशाली शक्ति काम कर रही है। ये एक ऐसी शक्ति है जो अक्सर हमें बिना हमारी जानकारी के नियंत्रित करती है, हमें तर्कहीन व्यवहार करने पर मजबूर करती है और हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ा पैदा करती है। एकार्ट टोले इस शक्ति को पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी को समझना और उसे भंग करना अभी में जीने की कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब रिश्तों की बात आती है। पेन बॉडी क्या है? यह आपके जीवन भर के भावनात्मक दर्द का एक संचय है जो आपके मन और शरीर में एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में रहता है। हर किसी के पास एक पेन बॉडी होती है, लेकिन कुछ लोगों की पेन बॉडी दूसरों की तुलना में ज्यादा घनी और सक्रिय होती है। ये उन सभी नकारात्मक भावनाओं का अवशेष है जिन्हें पूरी तरह से सामना और स्वीकार नहीं किया गया था और जो आपके अंदर जीवित रह गई हैं। इसमें बचपन के दुख, किशोरावस्था की चोटें और वयस्क जीवन की निराशाएं शामिल हो सकती हैं। पेन बॉडी एक अर्ध स्वायत्त ऊर्जा इकाई की तरह काम करती है। इसका अपना एक आदिम अस्तित्व है और इसका एकमात्र उद्देश्य जीवित रहना है। और ये जीवित कैसे रहती है? ये और अधिक दर्द पर भोजन करके जीवित रहती है। जब आपकी पेन बॉडी सक्रिय होती है तो ये आपके विचारों पर हावी हो जाती है। ये आपके विचारों को बेहद नकारात्मक बना देती है। ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करती है जो और अधिक दर्द पैदा करें, चाहे वो दूसरों के साथ झगड़ा करके हो या खुद को दुखी करने वाले विचारों में डूब कर हो। ये आपके साथी, आपके परिवार या आपके दोस्तों से एक नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहती है ताकि ये उस ऊर्जा पर भोजन कर सके। पेन बॉडी दो अवस्थाओं में रहती है, निष्क्रिय और सक्रिय। ज्यादातर समय ये निष्क्रिय रहती है, लेकिन जब ये किसी चीज से ट्रिगर होती है, जैसे किसी की कोई टिप्पणी, कोई पुरानी याद या कोई तनावपूर्ण स्थिति, तो ये जाग जाती है और आपको अपने कब्जे में ले लेती है। जब आप पेन बॉडी के कब्जे में होते हैं तो आप नहीं रहते। आप एक ऐसे प्राणी में बदल जाते हैं जो दर्द चाहता है, दर्द पैदा करता है और दर्द से ही अपनी पहचान बनाता है। आप उन लोगों पर हमला कर सकते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, आप खुद को नष्ट करने वाला व्यवहार कर सकते हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारा नाटक और संघर्ष पैदा कर सकते हैं। बाद में जब पेन बॉडी फिर से निष्क्रिय हो जाती है तो आपको आश्चर्य होता है कि मुझसे ऐसा क्या हो गया था। ये पेन बॉडी की ही पहचान है जो रिश्तों में इतने सारे दुख का कारण बनती है। जब दो लोगों की पेन बॉडी एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं तो एक प्यार भरा रिश्ता एक युद्ध के मैदान में बदल सकता है। तो इस शक्तिशाली और विनाशकारी शक्ति से कैसे निपटें? इसका जवाब वही है जो अहंकार से निपटने का है, जागरूकता। आपको पेन बॉडी से लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने से उसे और ऊर्जा मिलती है। आपको बस उसे देखना है। आपको अपने अंदर उस भारी नकारात्मक भावना के उदय को पहचानना सीखना होगा। जब आप महसूस करें कि आप तर्कहीन रूप से क्रोधित, उदास या रक्षात्मक हो रहे हैं, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मैं हूं या ये मेरी पेन बॉडी है? जिस क्षण आप पेन बॉडी को पहचानते हैं और उसे एक साक्षी के रूप में देखना शुरू करते हैं, आप उससे अपनी पहचान तोड़ देते हैं। अब आप पेन बॉडी नहीं है, आप वो चेतना है जो पेन बॉडी को देख रही है। ये जागरूकता की रोशनी पेन बॉडी की ऊर्जा को धीरे धीरे भंग करना शुरू कर देती है। जब आप उस भावना को बिना किसी निर्णय के, बिना उस पर कोई कहानी बनाए बस महसूस करने की अनुमति देते हैं, तो वो अपनी पकड़ खो देती है।
आप उस ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे होते हैं। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है और इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है। पेन बॉडी का सामना करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये सच्ची मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। हर बार जब आप अपनी पेन बॉडी को पहचानते हैं और वर्तमान क्षण की जागरूकता में रहते हैं, तो वो कमज़ोर हो जाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये कम बार और कम तीव्रता के साथ सक्रिय होती है, और अंततः आप उस अतीत के दर्द से मुक्त हो जाएंगे जो आपको इतने लंबे समय से नियंत्रित कर रहा था। आप अपने भावनात्मक जीवन के स्वामी बन जाएंगे और आप ऐसे रिश्ते बनाने में सक्षम होंगे जो दर्द के चक्रों पर नहीं बल्कि सच्ची उपस्थिति और प्रेम पर आधारित हों। अब जब हमने अपने मन के आंतरिक दुश्मनों, अहंकार और पेन बॉडी को पहचान लिया है और हमने सोचने वाले को देखने का अभ्यास शुरू कर दिया है, तो हमें अभी में प्रवेश करने और वहां बने रहने के लिए कुछ व्यावहारिक द्वारों या गेटवे की आवश्यकता है। हमारा मन हमें लगातार समय के भ्रम में खींचने की कोशिश करेगा। ये गेटवे हमें वर्तमान क्षण में वापस लंगर डालने में मदद करते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें कई ऐसे सरल लेकिन गहरे रास्ते दिखाती है जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। पहला और सबसे सुलभ गेटवे है आपका शरीर। हमारा मन भले ही अतीत और भविष्य में भटकता रहे, लेकिन हमारा शरीर हमेशा अभी में ही रहता है। इसलिए अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना वर्तमान क्षण में वापस आने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। टॉले इसे आंतरिक शरीर यानी इनर बॉडी की जागरूकता कहते हैं। आंतरिक शरीर की जागरूकता का अभ्यास कैसे करें? ये बहुत सरल है। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर ले जाएं। क्या आप अपने हाथों में एक सूक्ष्म ऊर्जा या जीवंतता महसूस कर सकते हैं? अपने पैरों में, अपने पेट में, अपने पूरे शरीर में। यह आपके शरीर के अंदर का जीवन है। ये ऊर्जा क्षेत्र ही आपका आंतरिक शरीर है। जब आप अपना ध्यान इस आंतरिक शरीर पर केंद्रित करते हैं, तो आप तुरंत अपने मन से बाहर और अभी में आ जाते हैं। आप अपने शरीर में निवास करना शुरू कर देते हैं। यह अभ्यास न केवल आपको वर्तमान में लाता है, बल्कि इसके कई अन्य लाभ भी हैं। यह आपके शरीर की उपचार क्षमता को बढ़ाता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। आप इस अभ्यास को दिन में किसी भी समय कुछ सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा गेटवे है आपकी सांस। आपकी सांस भी हमेशा अभी में ही होती है। अपनी सांस के प्रति जागरूक होना एक शक्तिशाली ध्यान का अभ्यास है जो आपको तुरंत वर्तमान क्षण में ले आता है। बस अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करें। आपको इसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, बस इसे देखें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है और आपके शरीर को आराम देता है। जब भी आप खुद को तनावग्रस्त या चिंतित महसूस करें, तो बस कुछ सचेत सांसें लें। तीसरा गेटवे है आपकी इंद्रियां। अपनी इंद्रियों का पूरी तरह से उपयोग करना अभी में प्रवेश करने का एक और सुंदर तरीका है। जब आप कोई काम कर रहे हों, तो उसे अपनी पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप अपना हाथ धो रहे हों, तो पानी की आवाज़ सुनें, साबुन की गंध महसूस करें और अपने हाथों पर पानी के स्पर्श को महसूस करें। जब आप चल रहे हों, तो अपने आसपास की दुनिया को देखें। पेड़ों का रंग, आसमान का नीलापन, लोगों के चेहरे। अपने आसपास की ध्वनियों को सुनें, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। जब आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करते हैं, तो आप अपने मन की कमेंट्री से बाहर निकल आते हैं और सीधे जीवन के साथ जुड़ जाते हैं। चौथा गेटवे है मौन और स्थिरता। हमारी दुनिया शोर और गतिविधि से भरी है। हमें मौन और स्थिरता से डर लगता है, लेकिन मौन में एक महान शक्ति और शांति है। दिन में कुछ समय मौन में बिताने की कोशिश करें। अपने आसपास की चुप्पी को सुनें। यह आपको अपने गहरे स्व से जुड़ने में मदद करेगा। ये सभी गेटवे एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे आपके ध्यान को अपने मन की बाध्यकारी सोच से हटाकर वर्तमान क्षण की वास्तविकता पर लाते हैं। आपको इन सभी का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। बस एक या दो चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये अभ्यास आपको सिखाएंगे कि अभी में रहना कोई मिस्टीरियस या मुश्किल काम नहीं है। ये एक नेचुरल अवस्था है जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने ध्यान को उस पर ले आएं जो पहले से ही यहां है। अब तक हमने वर्तमान क्षण में प्रवेश करने के व्यक्तिगत अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन हम अकेले नहीं रहते। हमारा जीवन दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से गहराई से जुड़ा हुआ है, और अक्सर यही रिश्ते हमारे सबसे बड़े दुख और संघर्ष का स्रोत होते हैं।
द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को एक आध्यात्मिक अभ्यास यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल सकते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो हमें और भी गहराई से अभी में ले जा सकता है। टॉले बताते हैं कि ज्यादातर रिश्ते अहंकार पर आधारित होते हैं और इसीलिए वे इतने दर्दनाक होते हैं। जब हम किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो हमारा अहंकार अक्सर दूसरे व्यक्ति का उपयोग अपनी पहचान को मजबूत करने और अपनी अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। हम दूसरे व्यक्ति से प्यार नहीं करते, हम उस व्यक्ति की उस छवि से प्यार करते हैं जो हमारे मन ने बनाई है, और हम उस छवि का उपयोग अपने खालीपन को भरने के लिए करते हैं। यह एक नशे की लत वाला रिश्ता बन जाता है। शुरुआत में जब आप प्यार में होते हैं तो सब कुछ अद्भुत लगता है, लेकिन धीरे धीरे अहंकार की मांगें सामने आने लगती हैं। आप चाहते हैं कि आपका साथी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी हर जरूरत पूरी करे और वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप चाहते हैं। जब वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, जो कि वे निश्चित रूप से होंगे, तो आपका प्यार नफरत, नाराजगी और दोषारोपण में बदल जाता है। रिश्ता प्यार और नफरत के ध्रुवों के बीच झूलने लगता है, और ये जितनी खुशी देता है उतना ही दर्द भी देता है। टॉले कहते हैं कि रिश्ते हमें दर्द नहीं देते, वे हमारे अंदर पहले से मौजूद दर्द को बाहर लाते हैं। वे हमारी पेन बॉडी को ट्रिगर करते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक उद्देश्य है। रिश्ते हमें हमारी अचेतनता को दिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम कहां अहंकार और दर्द से चिपके हुए हैं। तो एक नशे की लत वाले रिश्ते को एक प्रबुद्ध रिश्ते में कैसे बदलें? इसका जवाब है उपस्थिति लाना। प्रबुद्ध रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आपके बीच कभी कोई मतभेद नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप उन मतभेदों से उपस्थिति और स्वीकृति के साथ निपटते हैं। इसके लिए 3 मुख्य अभ्यास हैं: स्वीकृति, सक्रिय श्रवण और अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना। स्वीकृति: अपने साथी को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। जब आप अपने साथी की आलोचना या निंदा करना बंद कर देते हैं, तो आप अहंकार को रिश्ते से बाहर निकाल देते हैं। आप उन्हें वो स्थान देते हैं जहां वे खुद हो सकते हैं। सक्रिय श्रवण: जब आपका साथी बात कर रहा है तो वास्तव में सुनिए। अपने मन में जवाब तैयार करने के बजाय अपनी पूरी जागरूकता उनकी बातों और उनके पीछे की भावनाओं पर केंद्रित कीजिए। ये एक गहरा जुड़ाव और समझ पैदा करता है। अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना: जब आपका साथी कुछ ऐसा कहता या करता है जो आपको परेशान करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक कदम पीछे हटें। अपने अंदर उठने वाली भावना को देखें। क्या ये वास्तव में आपके साथी के कारण है, या ये आपकी अपनी पेन बॉडी है जो ट्रिगर हुई है? जब आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो आप दोषारोपण का खेल बंद कर देते हैं। जब आप अपने रिश्तों में उपस्थिति लाते हैं, तो वे एक युद्ध का मैदान होने के बजाय एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाते हैं। आप एक दूसरे का उपयोग अपनी अचेतनता को उजागर करने और उसे भंग करने में मदद करते हैं। आप एक दूसरे को अभी में लैंगर डालने में मदद करते हैं। टॉले कहते हैं कि सच्चा प्यार तभी पनप सकता है जब आप अपने मन के साथ अपनी पहचान से मुक्त हों। सच्चा प्यार कोई जरूरत या चिपकाव नहीं है, ये होने की अवस्था है। आपका प्यार बाहर नहीं है, यह आपके भीतर गहराई से है। आप इसे कभी खो नहीं सकते और ये आपको कभी नहीं छोड़ सकता। जब आप अपने साथी को बिना अहंकार के फिल्टर के देखते हैं, तो आप उनके बाहरी रूप और व्यक्तित्व के परे उनके सच्चे होने को पहचानते हैं। और इसी पहचान में सच्चा प्यार और आत्मीयता है। अब तक हमने जिन सिद्धांतों पर बात की है, वे सभी एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवधारणा की ओर ले जाते हैं जो इस किताब के दिल में है: समर्पण। ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। हमारी संस्कृति में समर्पण को हार मानने, कमजोरी या निष्क्रियता के रूप में देखा जाता है, लेकिन एकहार्ट टोले के लिए समर्पण का अर्थ बिल्कुल विपरीत है।
ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय और बुद्धिमानी भरा कार्य है। ये सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता का स्रोत है। तो समर्पण क्या है? टोले इसे इस तरह परिभाषित करते हैं। समर्पण जीवन के प्रवाह के खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ जाने का सरल लेकिन गहरा ज्ञान है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण को बिना शर्त और बिना किसी आरक्षण के स्वीकार करना। ये इस बात को छोड़ देना है कि क्या है के प्रति आंतरिक प्रतिरोध क्या है। हमारा मन लगातार वर्तमान क्षण का विरोध करता है। वो हमेशा शिकायत करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था या काश कुछ और होता। ये प्रतिरोध ही है जो नकारात्मकता और पीड़ा पैदा करता है। ये हमारे मन की मांगों और वास्तविकता के बीच का अंतर है, जिसे टोले दर्द का अंतर यानी कि पेन गैप कहते हैं। समर्पण इस प्रतिरोध को छोड़ देना है। ये वर्तमान क्षण को हाँ कहना है, चाहे वो कैसा भी हो। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जीवन स्थिति को स्वीकार कर ले और उसे बदलने के लिए कुछ ना करें। टोले कहते हैं कि जब आप समर्पण करते हैं तो आप अपनी पूरी जीवन स्थिति को स्वीकार नहीं करते, बल्कि केवल उस छोटे से खंड को स्वीकार करते हैं जिसे अभी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कीचड़ में फंस गए हैं तो आप ये नहीं कहते, ठीक है, मैं कीचड़ में फंसे रहने के लिए इस्तीफा देता हूं। ये इस्तीफा है, समर्पण नहीं। आप पूरी तरह से पहचानते हैं कि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। फिर आप अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं, बिना उसे मानसिक रूप से कोई लेबल दिए। इसका मतलब है कि अभी का कोई निर्णय नहीं है। आप ये नहीं सोचते ये भयानक है, आप बस स्थिति को देखते हैं जैसी वो है और फिर आप कार्रवाई करते हैं। समर्पण और कार्रवाई पूरी तरह से संगत है, लेकिन समर्पित अवस्था में आपके कार्यों में एक पूरी तरह से अलग ऊर्जा, एक अलग गुणवत्ता प्रवाहित होती है। जब आप प्रतिरोध से कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक और प्रतिक्रियाशील होती है, लेकिन जब आप स्वीकृति से कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक और रचनात्मक होती है। समर्पण आपको होने यानी कि बीइंग के स्रोत ऊर्जा से फिर से जोड़ देता है, और जब आपके कार्य होने से ओतप्रोत होते हैं तो वे जीवन ऊर्जा का एक आनंदमय उत्सव बन जाते हैं जो आपको और भी गहराई से अभी मिले जाते हैं। समर्पण का अभ्यास कैसे करें? इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं, जब आपकी फ्लाइट लेट हो जाए या जब कोई आपके साथ असभ्य व्यवहार करे, तो अपने अंदर के प्रतिरोध को देखें। उस नहीं की भावना को पहचानें जो कहती है मैं ये नहीं चाहता, और फिर सचेतन रूप से उस प्रतिरोध को छोड़ दें। बस उस क्षण को वैसे ही रहने दें जैसा वो है। एक आंतरिक हाँ कहें। एक और शक्तिशाली अभ्यास है वर्तमान क्षण को ऐसे स्वीकार करना जैसे कि आपने उसे चुना हो। ये एक बहुत ही रैडिकल विचार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को धोखा दें। इसका मतलब है अपनी इच्छा को वास्तविकता के साथ संरेखित करना। जब आप किसी स्थिति का विरोध करना बंद कर देते हैं तो आप अचानक उससे मुक्त हो जाते हैं। तब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या करने की जरूरत है। समर्पण कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको उन परिस्थितियों से ऊपर उठाता है जो आपको अन्यथा नीचे खींच लेती। ये आपको जीवन का एक सहयोगी बनाता है, दुश्मन नहीं। जब आप जीवन के प्रवाह के साथ लड़ना बंद कर देते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन खुद आपकी मदद करना शुरू कर देता है और आपका सहयोगी बन जाता है। ये आपको एक गहरी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जीवन की क्षणिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है, और वो है आपकी चेतना, आपका सच्चा स्व। अब जब हमने अभी की शक्ति के मुख्य सिद्धांतों को समझ लिया है, तो हमें ये जानना होगा कि इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत किया जाए। द पावर ऑफ नाउ केवल पढ़ने और समझने के लिए किताब नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये एक सतत अभ्यास है जो हमें धीरे धीरे अचेतनता से चेतना की ओर ले जाता है। इस खंड में हम कुछ व्यावहारिक अभ्यासों और दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें अभी में जीने में मदद कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है अपने दैनिक जीवन में अंतराल बनाना। हमारा जीवन अक्सर एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में भागने की एक निरंतर दौड़ बन गया है। हम मल्टीटास्किंग से बचकर और धीमा होकर अपने जीवन में उपस्थिति ला सकते हैं। जब आप एक काम खत्म करते हैं तो तुरंत दूसरे काम में कूदने से पहले बस एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने आसपास की दुनिया को देखें और सुनें। ये छोटा सा अंतराल आपके मन को रीसेट करने और आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करेगा।
दूसरा अभ्यास है प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति हमें अभी में जीने का एक शक्तिशाली शिक्षक हो सकती है। किसी पेड़, फूल या जानवर को देखें। वे बस हैं। वे खुद होने के साथ पूरी तरह से शांति में हैं। वे अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोचते। जब हम प्रकृति की सुंदरता और शांति में खुद को डुबोते हैं, तो ये हमें भी अपने मन के शोर से बाहर निकलने और एक गहरी शांति का अनुभव करने में मदद करता है।
तो दोस्तों, हम द पावर ऑफ नाउ की इस गहरी और जीवन बदलने वाली यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने सीखा है कि हमारी सारी पीड़ा, चिंता और दुख का स्रोत हमारे अपने मन के साथ हमारी पहचान है और समय के भ्रम में हमारा फंसा होना है। हमने ये भी खोजा है कि इस पीड़ा से मुक्ति का एकमात्र रास्ता वर्तमान क्षण यानी अभी की शक्ति में निहित है। हमने अहंकार और पेन बॉडी जैसे आंतरिक दुश्मनों को पहचाना है और सोचने वाले को देखने जैसे शक्तिशाली अभ्यासों के माध्यम से उनसे अपनी पहचान तोड़ने का तरीका सीखा है। हमने अपने शरीर, अपनी सांस और अपनी इंद्रियों का उपयोग करके अभी में प्रवेश करने के व्यावहारिक द्वारों का पता लगाया है। हमने ये भी देखा है कि कैसे हम अपने रिश्तों को एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकते हैं और कैसे समर्पण की कला हमें जीवन के प्रवाह के साथ सद्भाव में ला सकती है। एकार्ट टोले का संदेश अंततः आशा और मुक्ति का एक संदेश है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी खुशी और शांति के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सच्चा खजाना हमारे अंदर ही छिपा है। यह हमारी अपनी उपस्थिति, हमारी अपनी चेतना है। जब हम इस आंतरिक आयाम से जुड़ते हैं तो हम एक ऐसी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं जो किसी भी परिस्थिति से परे है। ये ज्ञान केवल समझने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये एक सतत अभ्यास है। ये हर पल एक चुनाव करने के बारे में है। क्या आप अपने मन के शोर में खो जाना चुनते हैं या क्या आप अभी की शांति में उपस्थित होना चुनते हैं? इस यात्रा को समाप्त करने के लिए मैं आपको एक अंतिम मूल्यवान अभ्यास देना चाहता हूं, जिसे आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। ये एक सरल प्रश्न है जिसे आप दिन भर में खुद से पूछ सकते हैं। ये प्रश्न है, इस क्षण में क्या कमी है? जब भी आप खुद को तनावग्रस्त, चिंतित या दुखी महसूस करें, तो बस रुकें और खुद से ये सवाल पूछें। अभी, इसी क्षण, जब मैं सांस ले रहा हूं, जब मेरा दिल धड़क रहा है, जब मैं अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक हूं, तो क्या कोई समस्या है? क्या कुछ कमी है? आप पाएंगे कि 99% समय जवाब नहीं होगा। समस्याएं हमेशा अतीत या भविष्य के बारे में होती हैं। वे आपके मन की कहानियां होती हैं। लेकिन अभी में आमतौर पर सब कुछ ठीक होता है। यह सरल प्रश्न आपके ध्यान को तुरंत आपके मन की कहानियों से हटाकर वर्तमान क्षण की वास्तविकता पर ले आता है। यह आपको याद दिलाता है कि जीवन हमेशा अभी है और अभी में आप हमेशा ठीक हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची आज़ादी हमारे दिमाग के जाल से बाहर निकलने और ये महसूस करने में है कि हम कौन हैं। हम विचार नहीं हैं, हम भावनाएं नहीं हैं, हम अपनी जीवन कहानी नहीं है। हम वे विशाल शांत चेतना है जिसमें ये सब कुछ घटित होता है। और ये चेतना हमेशा शांतिपूर्ण, हमेशा पूर्ण और हमेशा अभी में होती है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने मन को एक नए तरीके से देखने में मदद की है, अगर इसने आपके अंदर वर्तमान क्षण की शक्ति को अनुभव करने की एक चिंगारी जलाई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक इस शक्तिशाली संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। और अगर आप चेतना और आत्म खोज की इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान को लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अभी में उपस्थित रहने के लिए आज से कौन सा एक छोटा अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। आपके समय और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। याद रखें, यही क्षण आपका पूरा जीवन है। इसे पूरी तरह से जिएं।